जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो कैसे हैं मेरे भाई और कैसी हो रही है आपकी पढ़ाई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मेरे भाई। हम लोग कल कक्षा 10 का जो बहुपद है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और तीसरा चैप्टर जो आज हमारा होगा वो होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है मेरे भाई, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। आप लोगों को पता है कि जो रैखिक समीकरण होता है, क्या जो रैखिक समीकरण जो होता है एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब जैसे हमने लिख दिया x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ गया? तो ये बताइए कि इसमें जो भी चर राशि आपको दिखाई दे रही है इसमें अधिकतम पावर कितना है? 1 है। इसमें अधिकतम पावर कितना है? 1 है। तो जब किसी समीकरण में कितनी चर राशि हो, 1 चर राशि हो, एक चर राशि हो और उस चर राशि का अधिकतम पावर जो है वो 1 होगा, तो वो कैसा समीकरण होगा? एक चर वाले रैखिक समीकरण होगा। ठीक है मेरे भाई, एक चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन हमको इसमें क्या पढ़ना है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है मेरे भाई, कितने चर वाले रैखिक समीकरण? दो चर वाले। देखिए रेडी करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है मेरे भाई, आइए देखते हैं इसको। अच्छा आप एक बताइए कि अगर हम यहाँ पर 3x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 और यहाँ पर 6x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, आपको यहाँ पर कैसा समीकरण दिख रहा है? कैसा समीकरण दिख रहा है? अगर आप बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको तो x चर दिख रहा है और एक y चर दिख रहा है, तो ये तो आपका दो चर हो गए। ठीक है, एक तो आपका कितने चर हो गए? दो चर हो गए। आप ये बताइए कि x का अधिकतम पावर कितना है? 1 है। y का अधिकतम पावर कितना है? 1 है। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। ठीक है मेरे भाई, लेकिन आप ये बताइए कि जो ये 3x प्लस 5y प्लस 10 है इक्वल टू 0, ये क्या अकेले है? नहीं है ना, तो ये हमारे दो के साथ में है। 3x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 6x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे, क्योंकि मेरे भाई ये अकेले नहीं है ना, ये तो एक और के साथ में, ये दो है। ठीक है, तो इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं? युग्म बोलते हैं। तो दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसमें क्या होता है? दो चर राशि होती है और उन दोनों चर राशि के जो अधिकतम पावर होता है वो कितना होता है मेरे भाई? वो 1 होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। अब इसका जो व्यापक रूप होता है मेरे भाई, इसका व्यापक रूप क्या होता है? आइए इसको देखते हैं। इसका जो व्यापक रूप होता है ये a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है मेरे भाई, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है मेरा? ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है। अच्छा आप ये बताइए कि अगर हम इससे अगर हम इस समीकरण का तुलना करें और इससे इस समीकरण का तुलना करें तो आप यहाँ पर a1 का वैल्यू क्या देखेंगे? a1 का वैल्यू x के पहले वाला वैल्यू 3 है, b1 का वैल्यू मेरा 5 है। ठीक है, और c1 का वैल्यू मेरा कितना है? 10 है। ठीक है, और a2 का वैल्यू मेरा कितना है? 6 है, b2 का वैल्यू मेरा कितना है? 3 है और c2 का मेरा वैल्यू कितना है? 9 है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक समझ में आ गया? इसको कर लीजिए। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या होता है कि ऐसे समीकरण में दो चर राशि होती है। ठीक है, और उन दोनों चर राशि का जो अधिकतम पावर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है मेरे भाई, और ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। क्यों युग्म है? क्योंकि इसमें दो दो आते हैं। ठीक है ना, दो समीकरण लेने पड़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कब
रैखिक समीकरण संगत युग्म होगा और कब असंगत युग्म होगा। ठीक है मेरे भाई, तो अगर कोई भी रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया गया है, अगर उसका हल हो सकता है तो आपका संगत युग्म होगा। यहां पर लिखेंगे संगत युग्म। क्या? संगत युग्म। ऐसे ऐसे समीकरण समीकरण जिसका जिसका हल किया जा सके सके संगत युग्म कहलाते हैं। संगत संगत युग्म कहलाते हैं। ठीक है मेरे भाई, संगत युग्म कहलाते हैं। ठीक है, आप ये बताइए कि आपको तो अब समझ में आ गया कि संगत युग्म जिसका हल किया जा सकता है। सर ये बात हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से ऐसे समीकरण युग्म होंगे जिसका हम हल कर सकेंगे और जिसको हम संगत युग्म बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आइए इस बात को हम यहीं पर देखते हैं। संगत युग्म में देखिए जो दो कंडीशन में होता है। सपोज कीजिए कि यहां पर हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y इक्वल टू 10। ठीक है ना, और 7x प्लस 3y इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, अगर हम इसकी तुलना करें किसी से, इसकी तुलना किससे करें? दिए गए, लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर ठीक है मेरे भाई। अब ये बताइए कि जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमने अभी बताया ना कि a1 का वैल्यू कैसे निकलेगा। x के पहले वाला मान जो होगा हमारा वो a1 का वैल्यू, तो यहाँ पर x के पहले वाला देखिए तो हमारा कितना है? 3 है, तो 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। अब क्या हो गया मेरा? अब हमारा a2 का जो वैल्यू सॉरी b1 का जो वैल्यू हो गया वो हमारा 5 हो गया। c1 का जो वैल्यू हो गया, देखिए मेरे भाई अगर हम इसको इधर करेंगे तो इस प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, तो मेरा -9 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर a2 का मान देखें तो मेरा 7 हो गया, b2 का मान देखें तो मेरा 3 हो गया और c2 का मान देखें तो मेरा -8 आ गया। हमको क्या चेक करना है कि संगत युग्म में कैसा कंडीशन होगा। मेरे भाई जो समीकरण द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी तो वो संगत युग्म में आएंगे जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। बात समझ में आ रहा है? जो रेखाएं खींची जाएंगी, जो ग्राफ खींची जाएंगी, तो क्या होगा? एक दूसरे को क्या करेगी? वो प्रतिच्छेद करेगी। बात समझ में आ गया? तो जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम देखें यहां पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ठीक है मेरे भाई, अगर यहां पर 3 बटा में 7 हो गया और इक्वल टू मेरा 5 बटा में 3 हो गया, आप ये बताइए क्या 3 बटा 7 5 बटा 3 के इक्वल है? नहीं है ना, तो हम यहाँ पर लगा देंगे नॉट इक्वल टू 3/7 नॉट इक्वल टू 5/3। तो ये मेरा क्या हो जाएगी? ये हमारी प्रतिच्छेदित रेखाएं हो जाएंगी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदित। ठीक है ना, रेखाएं। अब इस स्थिति में आपका क्या होगा कि समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। समीकरण के अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होगा। इस स्थिति में समीकरण का केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। ठीक है मेरे भाई, एक हल होगा, इसको आप कर लीजिए। और इसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी देखिएगा ऐसे होंगी। इसको एक प्रतिशत ऐसे आप ग्राफ में बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये आप इसको कर लीजिए।
ओके मेरे भाई, चलिए अब एक आता है आपका असंगत युग्म। देखिए असंगत युग्म, असंगत युग्म ऐसे समीकरण जिसका जिसका कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो, कामा दे करके असंगत युग्म कहलाता है। असंगत युग्म कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। अब इसका मतलब समझिए, सर आपने तो डिफिनेशन लिख दिया, मेरे को समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। देखिए एग्जांपल के माध्यम से इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, हमने क्या बोला, ऐसे समीकरण युग्म जिसका हल नहीं किया जा सकता है, समझ में आ रहा है, जिसका हल नहीं किया जा सकता है उसको क्या कहेंगे, असंगत युग्म कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 3x प्लस 7y इक्वल टू 9 लिख दिया, और हमने यहाँ पर एक लिख दिया 3x प्लस 7y इक्वल टू हमने 8 लिख दिया। बात समझ में आ गया। अब अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कर लेंगे, तुलना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू मेरा 3 हो जाएगा, b1 का वैल्यू मेरा 7 हो जाएगा, और जो c1 का वैल्यू होगा वो मेरा -9 हो जाएगा। a2 का वैल्यू मेरा 3 हो जाएगा, b2 का वैल्यू मेरा 7 हो जाएगा, और c2 का वैल्यू जो मेरा -8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर तुलना करते हैं तो a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। ठीक है, आप देखिए वैल्यू को पुट करिए तो 3 बटा में 3 इक्वल टू 7 बटा में 7 इक्वल टू -9 बटा में -8। ठीक है मेरे भाई। अच्छा आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो ये 1 हो गया इक्वल टू 1 हो गया, इक्वल टू ये कटेगा तो 9/8 आ जाएगा। क्या आपको यहाँ पर ऐसा कंडीशन नहीं दिख रहा है, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। ठीक है मेरे भाई, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, आप समीकरण को हल नहीं कर पाएंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। और इसके द्वारा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे समांतर रेखा है। जो इन लोगों का ग्राफ होगा ना मेरे भाई, ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो ऐसे ही आपका ग्राफ होगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही आपका ग्राफ होगा। देखिए या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ये असंगत युग में आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारी बात कि एक होता है आपका जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, इसको आप कर लीजिए, उसके बाद हम इसको करते हैं। यहां पर लिखेंगे अतः इसका कोई हल नहीं होगा। कर लीजिए। हो गया मेरे भाई, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं आश्रित संगत युग्म पर। किस पर, आश्रित संगत युग्म। ये क्या होता है, ऐसे समीकरण युग्म, ऐसे
समीकरण युग्म जिनका अपरिमित रूप से अनेक हल हो, कामा दे करके आश्रित संगत युग्म कहलाते हैं। आश्रित संगत युग्म कहलाते हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए इसको हम फॉर एग्जांपल समझते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसे समीकरण युग्म जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो, यानी कि जो वैल्यू निकलेंगे ना, जो चर के वैल्यू निकलेंगे ना, वो अनगिनत निकलेंगे, अपरिमित, इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है ना, जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो उसको क्या बोलेंगे? आश्रित संगत युग्म। फॉर एग्जांपल देखते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 10, ठीक है, और यहाँ पर 6x प्लस 10y इक्वल टू 20। ठीक है मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर देखेंगे a1 का वैल्यू तो मेरा 3 हो जाएगा, b1 का वैल्यू मेरा 5 हो जाएगा, और c1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो मेरा 10 हो जाएगा। ठीक है, a2 का वैल्यू मेरा 6 हो जाएगा, b2 का वैल्यू मेरा 10 हो जाएगा, और c2 का वैल्यू मेरा 20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो 3/6 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू -10/20। ये माइनस से माइनस कट गया, ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, और ये भी 1/2 हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे देख रहे हैं तो a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 बटा में b2 इक्वल टू c1 बटा में c2। ठीक है, तो ये जो रेखाएं होंगी ना, ये समपाती रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? ये समपाती रेखाएं होंगी। और जब समपाती रेखाएं होंगी ना मेरे भाई, तो जो समीकरण युग्म की समपाती रेखाएं होंगी, उस समीकरण का आप अपरिमित रूप से अनेक हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल कर सकते हैं। और इसका जो ग्राफ होगा ना, इसका जो ग्राफ होगा भाई, एक ही पर दोनों रेखाएं होंगी, एक ही पर दोनों रेखाएं होंगी। ठीक है मेरे भाई, एक ही पर दोनों रेखाएं होंगी, ऐसे। बात समझ में आ गया? अगर हम यहां पर देखें तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए। चलिए मेरे भाई, हम चलते हैं प्रश्नवाली 3.1 पे। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। प्रश्नवाली 3.1, पहला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, वो बोल रहा है ना कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफिक विधि से हल कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, निम्न क्या बोल रहा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण के युग्म बनाओ तथा ग्राफीय विधि से हल करो। ठीक है मेरे भाई, पहला का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? देखिएगा ध्यान से।
पहला का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कक्षा 1 के 10 विद्यार्थियों ने कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 7 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 7 अधिक है, तो लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है मेरे भाई, आइए इसको बहुत अच्छे तरीके से हल करते हैं। आप एक बात समझिए कि बोल रहा है ना कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, अच्छा एक बात बताइए, कक्षा 10 है और उसमें 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है मेरे भाई, आपको ये नहीं पता है ना कि उसमें कितने लड़के हैं और कितनी लड़की है। विद्यार्थी का मतलब कि गर्ल्स और बॉयज दोनों आएंगे ना मेरे भाई, दोनों तो आएंगे ना। तो यही बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 7 अधिक है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मानेंगे, माना लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या x, लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। और लड़कों की जो संख्या होगी ना मेरे भाई, उसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। अब प्रश्नानुसार आप ये बताइए कि लड़कों और लड़कियों को जब जोड़ा जा रहा है, जब सबको मिलाने की बात की जा रही है, तो कितने टोटल विद्यार्थी हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या 1 से लड़कों की संख्या y है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितने विद्यार्थी, 10 हो रहे हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया मेरा, बात समझ गए। और फिर से देखिए, पुनः प्रश्नानुसार बोला ना कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने अधिक है, 7 अधिक है। यानी कि ये हो गई लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने अधिक है मेरे भाई, 7 अधिक है। बात समझ में आ गया, 7 अधिक है जी। क्वेश्चन में देखिए तो, ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर 4 अधिक है, ठीक है मेरे भाई, 7 नहीं, कितने अधिक है, 4 अधिक है। तो यहाँ पर भी कितने अधिक होगा, 4 अधिक होगा। बात समझ गए। और यहाँ पर जब x माइनस वाई का वैल्यू आएगा, वो क्या आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब इसको तो ऐसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको किस नियम से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। चलिए देखते हैं। समीकरण 1 से करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 से करेंगे। अगर समीकरण 1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है मेरा, 4 है। अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो मेरा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 प्लस वाई तो y ही होगा ना मेरे भाई, 0 प्लस वाई होगा, और y का वैल्यू मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बिंदु होंगे ना, ये कौन से बिंदु डिनोट हो रहे हैं मेरे भाई, ये बिंदु हो रहे हैं मेरा पहले सबसे पहले x का मान, तो x का मान मेरा क्या है, 0 है, और y का वैल्यू क्या है मेरा 4 है, तो ये 0 4 हो गया, ठीक है ना। अब फिर से देखेंगे, फिर से समीकरण 1 से ही अगर हम y के वैल्यू को 0 पुट करते हैं, y के वैल्यू को 0 रखते हैं, तो x का वैल्यू मेरा क्या आएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो x का वैल्यू मेरा 4 आ जाएगा। तो ये जो बिंदु हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ये हमारे जो बिंदु हो जाएंगे, ये 4, 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये एक समीकरण से 2 पॉइंट निकले, एक तो 0 4, एक 4 0, ठीक है मेरे भाई। अब अगला बात आता है समीकरण 2 से करने पर,
ठीक है, समीकरण 2 से करेंगे। अब समीकरण 2 जो मेरा है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का जो मान निकलेगा मेरे भाई, देखिए यहाँ पर x का जो वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो जो बिंदु निकलेगा वो क्या निकलेगा, पॉइंट क्या निकलेगा मेरा, सबसे पहले x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, ठीक है ना। अब फिर मेरा बात आ रहा है ना कि यहाँ पर रखेंगे क्या, यहाँ पर क्या रखेंगे, फिर एक बार हमने x का वैल्यू 0 रखा है, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y का 0 वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0 पुट करने पर मेरा हो जाएगा x माइनस 0 इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू मेरा 4 हो गया। तो बिंदु क्या हो जाएगा मेरा, बिंदु क्या हो जाएगा, 4 का मान 0 हो गया। ठीक है मेरे भाई, आप इसको सबसे पहले कर लीजिए, उसके बाद हम इधर ग्राफ खींच रहे हैं। देखिए ये हो गया है सबका। चलिए ये पॉइंट है हमारा, देखिए यहां पर ग्राफ देखिए, ये हमारा x हो गया, ये हमारा x अक्ष हो गया, सॉरी x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये मूल बिंदु है मेरे भाई। इससे आप दाहिने जाएंगे ना, मूल बिंदु से कोई भी जो हम दूरी नापेंगे ना मेरे भाई, यहां से नापेंगे मूल बिंदु से, जहां पर ये दोनों का कटान बिंदु है ना, कटान है ना, यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट यानी कि मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ से कोई भी दूरी, अगर हम इधर जाएंगे तो प्लस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, इसके नीचे आएंगे तो माइनस में, और इसके दाहिने बाएं आएंगे तो माइनस में। ठीक है मेरे भाई, आप यहाँ पर ये बताइए कि ये जो 4 है ना, ये 0 4 है ना, ये किस पर होगा, यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, तो आप याद रखिएगा ना मेरे भाई कि y अक्ष पर x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। y अक्ष पर क्या होता है, x का वैल्यू 0 रखता है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, ठीक है, फिर 1 लिख दिए, 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस 1 -2 -3 फिर -4, फिर -1 -2 -3 -4, ठीक है मेरे भाई। तो ये वाला पॉइंट देखिए 0 4 जो होगा इस वाले पॉइंट पर आएगा, आएगा कि नहीं। और फिर एक 4 0 है, 0 4 हो गया, 0 4 हो गया, फिर 4 0 हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ये दोनों को मिला दीजिए आप, थोड़ा सा रेखा हमारा जो हो गया वो थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि हम स्केल वगैरह नहीं लिए हैं। ठीक है मेरे भाई, अब आइए इस वाले पॉइंट को देखिए, 0 4 हो गया, समीकरण 2 से करते हैं। y का वैल्यू मेरा कितना आया था, y का वैल्यू मेरा -4 आया था ना, ये मेरा -4 हो गया। तो 0 -4 जो होगा वो 0 -4 होगा, x का वैल्यू माइनस है तो कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पर होगा ना मेरे भाई, कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। और क्या हो जाएगा फिर, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, देखिए एक मिनट, हम लोग का गलत हुआ है, हम लोग का जो गलत हुआ है यहाँ पर इक्वेशन में हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन से जब हम लोग किए थे मेरे भाई, तो फर्स्ट इक्वेशन से मेरा क्या था, x + y = 10 था ना। इसके लिए सॉरी मांगते हैं, इसका जो होगा ये नहीं होगा, ठीक है, ये इसका नहीं होगा। देखिए हमारा जो फर्स्ट समीकरण था मेरे भाई वो क्या था, जो x + y = क्या था, कितना था, 10 था ना, तो x का वैल्यू मेरा 0 हो गया, तो y का वैल्यू भी 10 हो गया। ठीक है, तो ये जो बिंदु होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये जो बिंदु हो जाएंगे ये हमारे हो जाएंगे 0,10। बात समझ में आ गई, 0,10 हो गया। अब अगर हम x का वैल्यू क्या रखते हैं, y का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो x का जो वैल्यू हो गया वो क्या निकलेगा, वो 10 निकलेगा। x का भी वैल्यू क्या निकलेगा, वो 10 निकलेगा। बिंदु क्या हो जाएंगे, बिंदु क्या हो जाएंगे, 10,0 हो जाएंगे। इसको आप याद रखिए, इसको आप कर लीजिए। हो गया। अब चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं, इसके बाद हम लोग ग्राफ खींचते हैं। देखिएगा 0,10 और 10,0, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है मेरे भाई, ये y और ये y डैश, ये मूल बिंदु। 0,10 है इसको यहां पर मान लीजिए, और 10,0 का आप यहां पर मान लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को आप इसको यहां पर रख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको करना है 0,-4, तो 0, जो -4 होगा यहां पर होगा, यहां पर मान लीजिए, और 0, जो 4 होगा उसको यहां पर मान लीजिए, और इस दोनों को मिला दीजिए।
ठीक है मेरे भाई, ये जो कटान बिंदु है ना, ये जो कटान बिंदु है ना, यही दोनों को हल होगा। अगर आप दोनों समीकरणों को हल करते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट लिख दीजिएगा, ये 0 का कितना हो गया, ये 0 एक मिनट, ये ग्राफ यहाँ पर नहीं होगा, ये ग्राफ होगा आपका कहाँ पर, ये आपका हो जाएगा कितना, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रहा है मेरे भाई, मिस्टेक हो रहा है जी, 0 का -4, x का वैल्यू -4 तो हमें यहाँ पर पुट किए ही हैं, x का वैल्यू -4 का 0 तो यहाँ पर होगा ही, ठीक है। और फिर ओहो शिट, एक तो 4 का 0, तो 4 का 0 आपका ये हो गया, फिर 0 का -4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू मिस्टेक हुआ था यहाँ पर देखिए, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू मेरा -4, तो माइनस जो 4 है ना, y का जो वैल्यू मेरा -4 है यहाँ पर आएगा ना, इसके नीचे आएगा ना, तो यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। अब इस दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, इस दोनों को मिला लीजिए। अब क्या हो जाएगा मेरा, जो ये कटान बिंदु होगा ना, यही इसका हल होगा। अब हम x प्लस वाई को इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 10 को जब 4 को हल करेंगे तो ये मेरा कट जाएगा, 2x का वैल्यू 10 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो x का वैल्यू मेरा 7 हो गया। अब समीकरण 1 से करेंगे जब, तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से जब हम करेंगे, समीकरण 1 से जब हम करेंगे, इसको आप सीधा कर लीजिएगा एक बार, और सबसे अच्छा हो गया ये वाला, ठीक है मेरे भाई। अगर समीकरण 1 से करेंगे तो मेरा कितना वैल्यू आएगा समीकरण 1 से, तो x का वैल्यू 7 रखिए, प्लस y इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया, तो y का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, वहां पर 10 में से 7 गया तो 3 हो गया। तो लड़कों की संख्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा हल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या 3 और लड़कों की संख्या, सॉरी, लड़कियों की संख्या 3 हो गया, लड़कों की संख्या 3 हो गया, लड़कियों की संख्या 7 हो गया, ठीक है। चला देखा है कि नहीं। अब ये वाला जो पॉइंट है 0 का -4 है, 0 का -4, और ये वाला जो पॉइंट है 10 का 0 है, ठीक है मेरा भाई, 10 का 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताइए कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये 0 का 10 है, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, कर दीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, और कैसे रही आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।